एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेविटेशन भी यहाँ पे साथ में ले लिया गया है। तो जुलाई अटेम्प्ट 2021 में जो हुआ था उसमें जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें सारे सवाल इन सारे चैप्टर्स के यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का रीसेंट ट्रेंड रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो सवाल है जो 20 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन लग रहा है। सवाल कहता है द वैल्यू ऑफ करंट इन द 6 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। अब यहाँ पे बैटरी और रेजिस्टेंस साथ में लगे हुए हैं, तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इस पूरे सर्किट को ऐसे लिख सकता हूं कि 140 वोल्ट और इसके साथ में 20 ओम का रेजिस्टेंस और ये 90 वोल्ट और 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 90 वोल्ट इस तरीके से 90 वोल्ट और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर जो है लगा हुआ है। ठीक, एक ही बात है। मैं इस वाली ब्रांच को यहां दिखा दूं, इसको यहां दिखा दूं, एक ही बात है। अभी भी सर्किट में बिल्कुल सेम सर्किट है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट है। मैं मान लेता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो मैं बैटरीज का इक्विवेलेंट निकालना जानता हूं। फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट का E1/R1 + E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पे इन दोनों बैटरीज का यदि मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं तो ई इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 140 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/5। 0 से 0 चला गया, 2 से चला गया 7 बार, और ये 18, 36, 54, 72, 90, 18 बार ये चला गया। सो इट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 25/100 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 5 और 20 25 और 100, तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, आपको 100 वोल्ट आपको मिल जाता है इक्विवेलेंट ईएमएफ। और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। कितना हो जाएगा 20 × 5 डिवाइडेड बाय 25, तो बन गया आपके पास ये 4 ओम। तो इन दोनों बैटरीज को हटा के मैं एक 100 वोल्ट का एक बैटरी लगा सकता हूँ, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है होने वाला है 4 ओम के बराबर, और साथ में हमारे पास एक 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस वाली ब्रांच में यदि करंट निकालना है तो I को लिख सकता हूं मैं 100 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इज इक्वल टू 10 एम्पियर के बराबर हमें करंट मिल जाता है। अब ये तो हुआ इसका एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, मैं यहीं पे मान लेता हूं कि यहां से करंट जो है I1 के बराबर आता है, यहां से करंट जो है I2 के बराबर आता है, और इस वाली ब्रांच में करंट जो है वो I1 + I2 के बराबर पहुंच जाता है। अब मैं इस वाली लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दूं और इस वाले लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दूं, तो भी मेरा आंसर 2 इक्वेशंस की सहायता से आ जाने वाला है। तीसरा तरीका ये हो सकता है, मैं किसी भी पॉइंट का एक पोटेंशियल मान लेता हूं, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 90 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 140 होगा, और यहाँ का पोटेंशियल आप मान लीजिए कुछ भी मत मानिए ना। और इस वाली ब्रांच में मुझे इसका पोटेंशियल नहीं पता है, लेकिन इसका पोटेंशियल पता है मुझे, इसका पोटेंशियल पता है, इसका नहीं पता, इसका पोटेंशियल पता है, इसका नहीं पता। तो इस जंक्शन पे आप किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो भी आपको ये अननोन वोल्टेज मिल जाएगा, और अननोन वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया था, तो इस वाली ब्रांच में करंट आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो यही सवालों को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो भी तरीका आपको हिट करे। ऑलमोस्ट सब में ही जो है इक्वल टाइम लगने वाला है, तो जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर से, जो कि 7 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें।
अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल क्या कहता है हमारे साइड, जेईई मेन 20 जुलाई मॉर्निंग में पूछा गया था। A certain charge Q is divided into two parts, Q and Q minus Q. तो एक कैपिटल Q चार्ज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट है Q और दूसरा पार्ट है Q minus Q। सही बात है। How should the charges Q and Q be divided so that Q and capital Q minus small q, ये और ये placed at a certain distance, इनके बीच का कुछ certain distance है, experience maximum electrostatic repulsion, जिससे दोनों मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है ये फील करें, तो कैसे इनके टुकड़े करने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमने सेम रखा है, देखिए डिस्टेंस को सेम रखा है, बट Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो Q माइनस Q की वैल्यू भी उस अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो इनके बीच में रिपल्शन जो है होने वाला है K Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे K कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, ये फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q पे, ठीक। तो फोर्स को यदि मुझे मैक्सिमाइज करना है, रिपल्शन को यदि मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q को मैक्सिमाइज करना होगा। और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी नंबर के दो टुकड़े का मल्टीप्लिकेशन यदि आपको मैक्सिमाइज करना है, तो ये दोनों जो टुकड़े हैं बराबर होने चाहिए, दोनों टुकड़े बराबर होने चाहिए। तो Q इज इक्वल्स टू Q माइनस स्मॉल q होना चाहिए। सो 2Q इज इक्वल टू Q होना चाहिए, और इसका मतलब स्मॉल q की जो वैल्यू है वो कैपिटल Q बाई 2 के बराबर होनी चाहिए। तो आधे आधे टुकड़े आपको करने होंगे जिससे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मैक्सिमम हो सके। तो स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपको लपेटने के लिए दिया हुआ है, जो कि गलत है। रिलेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। तो एक बार जरूर ऐसे ट्रैप में ना फंस जाएं, बिकॉज ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ऑप्शन कि यार इसको टिक कर दिया जाए, बिकॉज ऐसा ही तो है आंसर, बट यहाँ पे Q और Q को बदल दिया गया है। चलिए आसान सवाल था, बहुत बार ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, तो बराबर बराबर टुकड़े करने होंगे। अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल आपको दिया है कि करंट है 5 एम्पियर का, करंट है 5 एम्पियर का, इज पासिंग थ्रू अ नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर। एक नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर से फ्लो होता है 5 एम्पियर का करंट ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता है। कहा जाता है एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हर एक पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है एरिया वेक्टर से, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस कंडक्टर इज इक्वल टू, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए एक छोटा सा सेक्शन इस वायर का कुछ ऐसे है, और इसका जो एरिया वेक्टर है मैं मान लेता हूं इस तरीके से है, ये इसका एरिया वेक्टर का एरिया का यूनिट वेक्टर है, और करंट डेंसिटी इस क्रॉस सेक्शन एरिया में यदि बात करें तो वो 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो करंट डेंसिटी इस एरिया से 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कितना होगा। तो देखिए एक बात मैं जानता हूं कि करंट डेंसिटी जो है वो क्या होता है, करंट अपॉन एरिया आपने जरूर सुना होगा। अब आप ये बात भी जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस करंट को लिखा जाता है J डॉट ए वेक्टर, J डॉट ए इसको लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर की दिशा में करंट डेंसिटी जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो कहलाता है करंट जो है एरिया के नॉर्मल जो है मेजर किया जाता है कि इस एरिया के परपेंडिकुलर किस तरीके से चार्ज फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि चार्जेस का जो फ्लो है यदि वो कुछ एंगल बना रहा है तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, I इज इक्वल टू J डॉट ए वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूं JA cos थीटा इज इक्वल टू I, और हम यहां से लिख सकते हैं J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा, I अपॉन A cos थीटा हमें यहाँ पे लिखना होगा,
I अपॉन A cos थीटा। और मैं एक फॉर्मूला जानता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी को और रेजिस्टिविटी को जोड़ता है, वो ये है कि E बराबर रो जे। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, रो जो है हमें दिया हुआ है, करंट डेंसिटी जो है हम निकाल चुके हैं I अपॉन A cos थीटा, I अपॉन A cos थीटा। तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए। रेजिस्टिविटी जो है वो है 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। करंट जो है 5 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 4 से चला गया, ये 11 टाइम्स, ये -2 है, ये 5 दूनी 10 है, सो 10 की पावर 3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सो 3 और ये -5, सो 11 इंटू 10 टू द पावर -5 आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड 11 इंटू 10 टू द पावर -5 विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। समझ गए? सवाल है 20 जुलाई मॉर्निंग का। अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज आप जानते हैं कि चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है उसे स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है, और आप यूनिट से भी समझ सकते हैं, दिस इज माइक्रोकूलम पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम के ऊपर कितने माइक्रोकूलम का चार्ज है। A body having this much specific charge resting on a frictionless plane at a distance 10 cm from the wall. तो ये बॉडी और वॉल का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, काफी कम है। फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द वॉल when a uniform electric field of 100 volt per meter is applied horizontally towards the wall. एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है that is 100 volt per meter. If the collision of the body with the wall is perfectly elastic, then the time period of the motion will be equal to. अब देखिए कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है और जो यहाँ पे कोलिजन है वो भी इलास्टिक बताया गया है, इसका मतलब कोई भी लॉस कोलिजन की वजह से नहीं होने वाला है। तो हमसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड इस मोशन का कितना होगा, टाइम पीरियड बताना है। अब टाइम पीरियड हम उन चीजों का निकालते हैं, ऐसे मोशन का निकालते हैं जो ऑसिलेटरी होते हैं नेचर में, यानी कि टू एंड फ्रो जो है वो होते रहते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करेगा। यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगा दिया जाता है तो इसके ऊपर फोर्स लगने लगता है। इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 और इसके ऊपर लगने लगेगा फोर्स लगने लगेगा F, तो ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होते होते जब ये यहाँ दीवार के पास पहुंचेगा तो इसके पास इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होने वाली है, और इस वेलोसिटी से जब ये टकराएगा तो इसका वेलोसिटी जो है रिवर्स हो जाने वाला है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है वॉल के साथ। तो ये फिर इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर फोर्स अभी भी राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी रिटार्डेड ड्यूरिंग द होल मोशन। तो ये रिटार्डेशन के साथ जो है इस तरफ जाता रहेगा, और जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाने वाली है, बिकॉज ये हम देखते भी आए स्प्रिंग के केस में भी कि कोई यदि डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो जहां से चला था वहीं पर ये वापस पहुंच के रुक जाने वाला है, और उसके बाद फिर से यहाँ आएगा, फिर टकराएगा, फिर उसी स्पीड से जाएगा और वहीं पर आकर रुक जाएगा। तो ये मोशन जो है ये लगातार चलता रहेगा। तो यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां आने का जो टाइम है वो टोटल टाइम ही टाइम पीरियड कहलाने वाला है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं सबसे पहले कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसके पास होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये 10 सेंटीमीटर मूव करता है राइट डायरेक्शन में 10/100, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिखूंगा मैं QE/m। तो यहाँ से Q/m मुझे दिया हुआ है, Q/m कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे कूलम पर केजी में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, बिकॉज सारी जो चीजें हैं मुझे ऐसा यूनिट्स में लिखनी है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज 100 इनटू टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो एक 0 से एक 0 यहाँ चला गया और ये ऊपर चला जाएगा, सो 1/10 यहाँ मिलेगा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 इंटू 3 और 2 5, 8/10 आपको ये मिल जाएगा। 3 ऊपर बन गया 5, 10 टू द -1 नीचे 10, फिर t स्क्वायर आ गया, 10 से 10 चला गया, 2 से चला गया 4, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 मिल गया। t की वैल्यू 1/2 सेकंड के बराबर आपको मिल जाती है। यानी यहां से यहां जाने का जो टाइम है वो t/2 के बराबर है, तो लौटने का टाइम भी t/2 होगा। ऐसा क्यों है?
बिकॉज सारी कंडीशन सेम है और कोई भी एनर्जी का डिसिपेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं कि ये स्प्रिंग के केस में भी होता है कि इसको स्ट्रेच कर देते हैं नेचुरल पोजीशन से, तो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो टाइम है और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक का टाइम है वो बराबर रहता है। ऐसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम बराबर रहने वाला है। यदि नहीं भरोसा तो आप निकाल सकते हैं कि इसका इलास्टिक कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जो है रिवर्स हो जाने वाली है। अब इसके पास रिटार्डेशन होगा QE/m के बराबर, और कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो आपको टाइम फिर से हाफ सेकंड के बराबर मिलने वाला है। तो टोटल टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां का टाइम इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 सेकेंड हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, सवाल है हमारे पास ये, a satellite is launched into a circular orbit of radius r around earth। r रेडियस के ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है, while a second satellite is launched into a circular orbit of radius 1.02 r। तो देख सकते हैं कि कितना कम डिफरेंस है इनके ऑर्बिटल रेडियस में, वो r रेडियस के ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, ये 1.02 r की रेडियस में छोड़ा जाता है। द परसेंटेज डिफरेंस इन द टाइम पीरियड ऑफ द टू सैटेलाइट, तो इनके टाइम पीरियड्स में कितना परसेंटेज डिफरेंस आने वाला है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं जानता हूं कि टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। ऐसा मैंने कैसे सोच लिया सर? तो अब देखिए बेटा कौन कौन सी क्वांटिटीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ पे रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस, और ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो टाइम पीरियड ऑफ रेडियस को रिलेट करता है? तो आप देख सकते हैं कि आपके पास गिने चुने फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ही ऐसा फॉर्मूला है जो टाइम पीरियड ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस को ऐसे रिलेट करता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के आप लिख सकते हैं इसे के आर क्यूब, और यहाँ पे एरर वाला रिलेशन लगा सकते हैं, ln लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बात बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 2 into delta t by t into 100 is equal to 3 times delta r upon r into 100। ln लेके भी करेंगे तो भी बिल्कुल बात बराबर है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज रेडियस में जो चेंज है वो काफी ज्यादा कम है, तो हम ये वाली अप्रोच जो है लगा पा रहे हैं। तो यहां से आपको परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड मिल जाएगा इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा r बाय r इंटू 100। डेल्टा r यानी कि ऑर्बिटल रेडियस में चेंज कितना है 1.02 r, और यहाँ पे है r, तो यहाँ लिखेंगे 1.02 r माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू 100। तो ये आपको मिल जाएगा, r से r तो चला गया, 0.02 यानी कि 2/100 आपको मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 3/2, तो 2 से 2 चला गया आपको पॉइंट, अच्छा 100 यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, 100 यहाँ लिख दिया, 100 से 100 गया, तो आपका आंसर जो है 3% आपको मिल जाता है। तो 3% चेंज आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर होने वाला है। सवाल है हमारे पास ये, बाइनरी स्टार सिस्टम है, स्टार ए एंड स्टार बी विद मासेस ma and mb revolving in a circular orbit of radius ra and rb respectively। ठीक है, if ta and tb are the time period of star a and star b respectively, then ta tb में क्या रिलेशन होने वाला है? देखिए आपको ये बाइनरी स्टार सिस्टम आना ही चाहिए। ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट बी है, इनके मासेस अलग अलग हैं, और ये दोनों जो स्टार का सिस्टम है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है ये रिवॉल्व होता है। ये सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस यदि मैं आर बी मान लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ आर ए, तो ये आर ए और आर बी रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व होते हैं। ये रिवॉल्व होता है इस पाथ के अलॉन्ग, और ये जो है इस पाथ के अलॉन्ग जो है ये रिवॉल्व होता है, और इन दोनों का जो टाइम पीरियड है बराबर होता है, चाहे इनके मासेस कुछ भी हों, चाहे इनके मासेस कुछ भी हों, इनका जो टाइम पीरियड है वो बराबर रहता है। या तो आप ये याद रख सकते हैं, चाहे तो आप ये निकाल भी सकते हैं। निकालेंगे कैसे? कि मुझे पता है कि आर ए, यदि मैं इनके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूँ आर के बराबर है, ए बी जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, और आर ए जो है वो होने वाला है सामने वाले का मास एम बी इंटू टोटल डिस्टेंस आर डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है बेटा, पार्टिकल ए से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होती है एम बी आर अपॉन एम ए प्लस एम बी, और ऐसी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बी पार्टिकल से होने वाली है एम ए इंटू आर डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। ये आर ए आर बी की वैल्यूज हैं,
और मैं किसी भी एक पार्टिकल की यदि बात करूं, यदि ए की बात करूं, तो आप यहां लिखेंगे ma इंटू वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी ma mv डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप बी के लिए लिखेंगे mb vb स्क्वायर डिवाइडेड बाय rb इज इक्वल्स टू जी ma mb डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस r है, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस r है, तो a के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, b के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, और यही फोर्स जो है सेंटर की तरफ है, तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो आप ये 4 इक्वेशंस आपके पास हैं, तो आप किसी भी का टाइम पीरियड यदि निकालेंगे, TA इज इक्वल्स टू TB निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई RA डिवाइडेड बाय BA, और इसे लिख सकते हैं 2 पाई RB डिवाइडेड बाय BB। आप निकाल के देखिए, दोनों टाइम पीरियड बिल्कुल बराबर आते हैं, हम क्लास में करवाते हैं ये, तो इसलिए हमें याद है कि दोनों का टाइम पीरियड जो है बराबर आता है और मास पे डिपेंड वो नहीं करता है, किसी इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है।